जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लाइमेट क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट किसी भी इलाके की जगह की लॉन्ग टर्म वेदर को कहते हैं। लॉन्ग टर्म वेदर क्लाइमेट कहलाता है। ये लॉन्ग टर्म वेदर कितने ईयर तक होना चाहिए? इसकी रेंज तकरीबन 25 से 30 ईयर के दरमियान है। यानी अगर किसी एरिया की तकरीबन 25 से 30 साल तक एक ही तरह की आबो हवा रहती है तो वो उसकी क्लाइमेट कहलाती है। और इसके अंदर अगर चेंजिंग आए, और चेंजिंग भी वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए बल्कि वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, तो वो चेंजिंग फिर क्लाइमेट चेंजिंग कहलाती है। यानी किसी इलाके की एक मखसूस वक्त तक वेदर को क्लाइमेट कहते हैं और इसमें एक लॉन्ग टर्म चेन को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। क्लाइमेट को जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं उनमें टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीली आ सकती है। इसी तरह बारिशों के कम या ज़्यादा होने की वजह से क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। और हवा में नमी या खुश्की भी क्लाइमेट पर असरअंदाज होती है। इसी तरह टोपोग्राफी भी किसी भी इलाके की क्लाइमेट पर असरअंदाज हो सकती है। यानी उस इलाके का जग्राफिया भी उस इलाके पर असरअंदाज हो सकता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी भी क्लाइमेट के लिए एक अहम फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। अब हम जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई एविडेंस मौजूद है या नहीं, कि क्लाइमेट चेंज भी होता है या नहीं। तो अगर हम देखें तो सी लेवल चेंज हो रहा है दिन बाय दिन या ईयर बाय ईयर, जैसा कि वो 1 से 2 mm यानी मिलीमीटर तक हर साल समुंदर का जो लेवल है वो बदल रहा है। ये सबूत है कि क्लाइमेट की इफेक्ट की वजह से समुंदर असरअंदाज हो रहा है। इसी के साथ टेम्परेचर भी कुराए अर्ज का वो चेंज हो रहा है, क्योंकि 1.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पिछली लास्ट सेंचुरी में तब्दील हो चुका है। यानी 100 साल के अंदर 1.5 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर इस कुराए अर्ज का बदल चुका है। और इसके साथ ही जो आइस लॉस हो रही है आर्कटिक ओशन में, वो भी इस बात का सबूत है। आप इसे यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं कि जो आर्कटिक ओशन की जो आइस लॉस हो रही है उसकी वीडियो पड़ी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेशंस आ रही हैं, यानी तब्दीलियां आ रही हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ये भी क्लाइमेट चेंज की एक सबूत है। और इसके साथ अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट में तब्दीली का सबब बनते हैं। उनमें नंबर 1 जो नेचुरल है, नेचुरल तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। उनके अंदर नंबर 1 है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कुराए अर्ज के जो 7 खित्ते हैं वो 0.6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक एक दूसरे के या करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उस इलाके की क्लाइमेट तब्दील हो सकती है। इसी तरह अर्थ टिल्ट, यानी अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो तकरीबन 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल से रिवॉल्व करती है। तो ये डिपेंड है कि सूरज के सामने कौन सा अर्थ का हिस्सा उस मखसूस पीरियड के दौरान रहा है, जिसकी वजह से अर्थ वेरिएशन आ सकती है। इसी तरह से ओशन करंट, यानी चांद की मखसूस हरारत की वजह से या मखसूस हरकत की वजह से जो ओशन के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, अगर उस ईयर उस मखसूस पीरियड के दौरान ओशन करंट ज़्यादा हो तो उसकी वजह से ज़्यादा बारिश होने का सबब बन सकता है। इसी तरह वोल्केनो इरप्शन भी एक वजह है जो कि क्लाइमेट में तब्दीली का सबब बन सकती है, क्योंकि जब पहाड़ फटता है उसमें से वोल्केनो निकलते हैं तो उसमें से बहुत सी टॉक्सिक गैस निकलती है जो कि फजा के गिर्द छा जाती है और वो ग्रीन हाउस गैसेस का सबब बनती है। और सूरज की रोशनी जो अर्थ के अंदर तो आ जाती है लेकिन वो वापस बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह सोलर वेरिएशन भी
سولر ویریشن بھی نیچرل طور پر کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ ہے، کیونکہ سولر کے مکمل حصے پر ایک جیسی ویریشن نہیں ہے، ایک جیسا ٹیمپریچر نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ ہے کہ ارتھ کا کون سا حصہ سولر کے سامنے تھا۔ اگر وہ زیادہ حرارت والا ہے تو اس مخصوص پیریڈ میں ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح ہم مین میڈ کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آتی ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے برننگ آف فوسل فیول، یعنی ہم فوسل فیولز کو جلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیفورسٹیشن، جنگلات کو آگ لگا دینا یا لگ جانا، اس کی وجہ سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار فضا میں بڑھ جاتی ہے، اور جو ہم ریفریجریٹر کے اندر کلورو فلورو کاربن یا ہائیڈرو فلورو کاربن استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ اوزون گیس کو متاثر کرتی ہے اور ہمارے اندر ارتھ کے اندر الٹرا وائلٹ ریز آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم ویسٹ کو یا ایگریکلچر ریزیڈیو کو جلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز فضا کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور ارتھ کے ٹیمپریچر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم وہ کون سے فیکٹرز یا کون سی احتیاطی تدابیر اپنائیں جس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ سے محفوظ رہ سکیں۔ ان میں نمبر 1 ہے کہ ہم 3R اسٹریٹجی اپنائیں، یعنی ریڈیوس، ری یوز اینڈ ری سائیکل، اور اس کے ساتھ ہم انرجی ایفیشینس اپلائنس استعمال کریں تاکہ ہم ارتھ کو محفوظ رکھ سکیں، اور ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہم فوسل فیولز کو جلانے سے پرہیز کریں، اور ہم خود بھی ایجوکیٹ کریں کہ وہ کون سے پرپزز ہیں جن کی وجہ سے کلورو فلورو کاربن یا ہائیڈرو فلورو کاربن یا CO2 یا NO2 یہ سب پروڈیوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ایئر پولوشن بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم احتیاط کے ساتھ ہی کلائمیٹ چینج پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ CSS جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی کی 2016 سے 2022 تک کی مکمل پلے لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکولر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکولر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔